वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ गुजरात के वरिष्ठ नेता जिनका 40 वर्षों से अधिक का राजनीतिक जीवन रहा है। ये यहाँ पर वित्त मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं और वित्त मंत्री होने के नाते इनका फाइनेंस पे बहुत भारी पकड़ है और ये देश की इस समय जो आर्थिक स्थिति है उससे बहुत चिंतित हैं। आज हम उनसे इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बाबू भाई, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिग्विजय चैनल जो हो देश के लोगों की आवाज़ को जो प्रस्तुत करता है उसके लिए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, खुशी व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। बाबू भाई बताइए, जो आज हर व्यक्ति इस समय अर्थ को लेकर टेंस है, चाहे वो गरीब आदमी हो और चाहे बड़ा आदमी हो। ये वास्तविकता ये है कि जो रोटेशन बिल्कुल जो सिमट गया है, कारोबार जो है अटक गया है। इसमें पहले कौन खरीदार या उत्पादक ये नहीं नक्की नहीं हो पाता है। कोरोना 19 की वजह से जो विश्व भर के अंदर ये दिक्कतें जो आई, लेकिन हमारे यहाँ जो परिस्थिति ये है कि 135 करोड़ की जो आबादी के अंदर कोरोना के संक्रमित लोगों का संख्या सीमित होते हुए भी लॉकडाउन 1, 2, 3 उसके बाद में अनलॉक, ये सबके जरिए जो ब्यूरोक्रेसी जो हावी यहाँ पर बनी है जी, और अर्थतंत्र के ऊपर न सिर्फ कोविड-19, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2015 से जो है ये सवार जो हुए हैं वो बढ़ते ही गया है। जैसे प्लानिंग कमीशन की रद्द करने की बात हो जी, 15वां फाइनेंस कमीशन है वो वक्त पे उसका रिपोर्ट सबमिट पूरा नहीं कर पाए, और ये सबको लेके जो बात है बजट के अंदर 2018-19 का जो बजट था, उस टाइम के इलेक्शन जो आने वाले थे, इस टाइम के पहले जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो टैक्स था 35% से 25% करने की बात जो है जी, ये सब बातें अगर लोगों के समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हमारे डायरेक्ट टैक्स जो थे उसमें कॉरपोरेट टैक्स की आवक इनकम जो है वो 38% से घट के 28 पर आ गई जी, और इनकम टैक्स की जो भरने वालों की जो तादाद जो थी 18% थी वो बढ़ के 28% हुई। यानी बड़े लोगों को राहत मिली और कॉमन जो लोग जो है ना वो इनकम टैक्स भरने लगे। जैसे 5वां, 6ठा, 7वां पे कमीशन की वजह से फिक्स इनकम का सरकारी कर्मचारी जो है इनकम टैक्स के जरिए आ गए, लेकिन अनलिमिटेड जो कॉरपोरेट सेक्टर कितना भी कमाते हैं ना, उनको 35% से लेके 25%, 10% करने की वो क्या नौबत आई थी। इसकी वजह से एक सिंपल एग्जामिनेशन हम दे तो 20-21 के बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया का घाटा हुआ है। गुजरात में या पूरे देश में? नहीं, नेशनल लेवल की मैं बात करता हूँ। मैं गुजरात की बात, ये दिग्विजय चैनल जो है वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोगों का आवाज़ जो है वो रजू करने का एक माध्यम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये सिर्फ गुजरात का ही असर नहीं हुआ है कोरोना का, सारे देश के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार, लेकिन फिक्स इनकम के जो लोग थे, जो नौकरी में खानगी एकमों के अंदर थे, उनको घिर बैठाया दिया गया। उनको पगार तनख्वाह जो है उसमें कटौती आई। सरकार के पगारों के अंदर कोई कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि पे कमीशन जो है 5, 6, 7 के जरिए
उनको जो आश्वासित किया गया है, गारंटेड दिया गया है। कटौती आई तो कहाँ आई? हमारे फाइनेंस कमीशन जो है उसने जो रिकमेंडेशन किया था कि राज्यों को इतना पैसा मिलना चाहिए, वो 14वें फाइनेंस कमीशन के अमली के अंदर भी नहीं मिला। और 15वां कमीशन का जो रिपोर्ट 2019 से पहले आना चाहिए था, उन्होंने 1 साल का ही रिपोर्ट दिया है। और अभी जो सबमिट हुआ है अक्टूबर 31 के दिन राष्ट्रपति से दिया है, वो दस्तावेज के अंदर क्या है वो तो पता चलेगा जब ये बजट प्रस्तुत होगा 1 फरवरी को। ऐसा पहली बार हमें फाइनेंस कमीशन की पद्धति जो है उसको वाजबी ठहराने की बात अभी NK सिंह जो ऑनरेबल फाइनेंस कमीशन के 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने एक पुस्तक की चर्चा करते हुए मैंने 2 दिन पहले वो कोई मीडिया के अंदर उनको कहते हुए देखा और उन्होंने ये कहा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग कमीशन है, न उसका कोई आधार था, न कोई उसको कोई बंधारणीय सत्ता थी, तो इतने साल ये बिना बंधारणीय सत्ता से प्लानिंग कमीशन जो चला वो गलत था, ऐसा उनका अभ्यास है। जो अपना कर्तव्य है 15वां फाइनेंस कमीशन का काम जो उनका है, क्योंकि मैं 12वां 13वां 14वां और 15वां फाइनेंस कमीशन के पास मैं कांग्रेस और NCP के रिप्रेजेंटेशन मैंने हमारे राज्य के हितों के लिए कहा है और पूरा फाइनेंस कमीशन की जो कार्य पद्धति है उससे मैं माहिर हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ फाइनेंस कमीशन सारे देश के अंदर फिर के अभिप्राय लेके वक्त पे 2019 के अक्टूबर के अंदर पूरे अगले 5 सालों के लिए मार्गदर्शन क्यों नहीं दे पाए जी? उन्होंने सिर्फ 1 साल की दी। ये जो है वो ठीक है, ये यानी उनकी आप ये कहना चाहते हैं उनकी तैयारी में कमी है? नहीं, ये मैं ये कहता हूँ नहीं, लेकिन मैं उनके लिए ये आदर करता हूँ कि इतने फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे और पदों पे रहे हैं, और उन्होंने जो कहा कि प्लानिंग कमीशन को जो एवोल्यूट किया वो सही था, ऐसा जो कहा ना वो बड़ा दुख हुआ मैं कि प्लानिंग कमीशन के पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हर 5 साल के अंदर प्लानिंग जो पंचवर्षीय योजना बनाने के पहले मिलती है, हर राज्य अपना अपना मसौदा लेके आता है, रजू करते हैं और उसको के अंदर निचोड़ करके ना अभ्यास करने के बाद में उसका जो प्लानिंग का ढांचा जो बनता है अगले 5 सालों के लिए जो बनता है, और हर साल का जो बजट है ना वो प्लानिंग कमीशन के पास जाके हर योजना जो है उससे मंजूर करानी पड़ती है। कौन सी योजना में कितना खर्च होगा और पैसा कहाँ से आएगा वो भी उनको तसल्ली कराना चाहिए। उसके बाद में हर साल का बजट आपका मंजूर होता है। ये हमारी पद्धति जो थी, वो संस्था को अगर हम ये कहें कि उनका कोई अधिकारी नहीं था तो ये समझ के बहुत बड़ा दुख होता है कि हमारी ऐसे ही जैसे GST आया उसके बारे में ये बोलते हैं GST काउंसिल की जो मार्गदर्शिकता है उसके चेयरमैन जो है वो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर में से आते हैं, उसके चेयरमैन वित्त मंत्री होती है, लेकिन जो काउंसिल है उसके अंदर जो अभ्यासु फाइनेंस मिनिस्टर जो राज्यों का होता है, कभी वेस्ट बंगाल से आता थे, कभी सुशील मोदी जी से, कभी केरला के अभी जो चेयरमैन है, ऐसे अनुभवी फाइनेंस मिनिस्टर राज्यों के होते हैं, वो होते हैं करके GST का ढांचा आया, उसके अंदर कई चीज़ें टैक्सेशन का मर्जर हुआ। मर्जर होते हुए वो उनकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल करने की जो बात थी। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, उसके अंदर कुछ SEZ के अंदर रिफाइनरीज है जी। उसमें से एक गुजरात के अंदर भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी। मैं और का नहीं देखता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो GST का पहले साल का जो CAG का ऑडिट रिपोर्ट जो आया उसके अंदर बताया गया कि जो कोई एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कस्टम ड्यूटी थी और कंट्रोवर्सीज कुछ एक्साइज ड्यूटी थी, उसके अंदर 1,35,000 करोड़ रुपये में से कमी, जो 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमी हुई है जी। ये क्यों हुई है उसका जो जवाब उस टाइम में नहीं मिला था, ऐसा
वो 11वें रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा। लेकिन यहाँ हम इनके बैलेंस शीट के अंदर देखें तो जो ये कंपनी ने 2015-16 और 16-17 के अंदर 58,000 करोड़ रुपये के बिक्कत पे 11,000 करोड़ रुपया और 16-17 के अंदर 54,000 करोड़ पे 15,000 करोड़ रुपया एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के भरे थे। जीएसटी आने के बाद में 77,000 करोड़ रुपये के सेल के ऊपर सिर्फ 696 करोड़ रुपया 696 जीएसटी उनका आया। उसके बाद में 1,000 करोड़ रुपया वो 87,000 करोड़ के बिक्री पर आया और उसके बाद के अंदर कुछ 72,000 करोड़ के इसे सेल के ऊपर 811 करोड़ रुपया जो आया। तो ये इनकम जो जीएसटी की है उसमें से कुछ सेंट्रल का जो टैक्स है, सेंट्रल का टैक्स अलग से आता है, राज्यों और सेंट्रल के अंदर भी डिवीज़न 50-50% का आता है। तो जीएसटी के अंदर जो शॉर्टफॉल है न सिर्फ अभी ये कोरोना वायरस की वजह से इस साल के अंदर हुआ है, लेकिन ये बैकलॉग तो पहले से चला आता है। जी। हमने राज्यों को कहा कि आपको सालाना 14% का बढ़त मिलेगी, तो पहले ही साल के अंदर 14% नहीं मिला है और हर साल के अंदर हर महीने के अंदर 1 लाख करोड़ रुपये की हमारी वसूलात जो होती है तो हम कॉलर चढ़ा के बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया। अरे भैया 1,14,000 करोड़ रुपया हुआ ना, तो दूसरे साल में 40% दूसरा बढ़त आ गई ना, तब आपका साल के अंदर 14% बढ़ेगा, दूसरे साल में और 14% बढ़ाने का है, तीसरे साल में और 14% बनाना है, तो 42% की जगह में अभी 10% भी 3 साल के अंदर आपकी जीएसटी की लागत नहीं बढ़े। तो ये कौन सी, और परेशान लोग हैं। आप चर्चा कर रहे हैं कि मोटर कार के ऊपर 28% से नीचे आनी चाहिए, ऐसी जो रजूआत आती है उसकी आप बात नहीं करते। आप बात चलाते कि पराठे के ऊपर और रोटी के ऊपर का जो जीएसटी का डिफरेंस 5% हो कि 18%, इसकी आप चर्चा चलाते हैं। ये बात जो है उससे सचेत होना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि टैक्स भरने का हमारा कर्तव्य है। हम जो खरीद करते हैं उसके ऊपर हर आइटम के अंदर टैक्स की जो वसूलात तो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर जाती है, उससे हिसाब से देश का व्यवहार कारोबार चलता है। नहीं तो आपका जो डिससैटिस्फैक्शन है वो किस पॉइंट नहीं, मैं हमारा ये इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है जी, वो किस तरह देश है 40 करोड़ की बस्ती का जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा पहला बजट जो है ना 250 करोड़ रुपये का था। शंभुकानंद चेटियार का जो बजट पहला बजट है ना, और उसके अंदर भाखड़ा नांगर और दामोदर वैली की दोनों स्कीमें भी इंक्लूडिंग हुई थी जी। और इस साल का जो बजट जो हमारा है वो करीब 30 लाख करोड़ रुपये का है। तो हमारा बजट बढ़ता है, लोगों के जरिए हमारा कर्ज भी बढ़ता है, हमारे डेवलपमेंट की व्याख्या जो है ना, जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से निकलने की बात जो है, कुछ हमारे कॉरपोरेट जो गवर्नमेंट के हैं बहुत अच्छा ओएनजीसी वगैरह अच्छे कमाते हैं, हमारे जो नवरत्न कंपनियां हैं वो, बाकी की जो कंपनियां हैं क्यों घाटे में जाती है, इसका कोई स्टडी किया है क्या? हर 5 साल के बाद के अंदर पंचवर्षीय योजना की रिव्यू भी होते रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी की भी होती रहती है, इसके अंदर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और हमारी कंपनी की बड़ी है और एक ब्लेम करने की बात है कि 70 साल तक की सरकारों ने कुछ नहीं किया। 70 साल में बहुत सी सरकारें आई, बहुत विविध पार्टी की सरकार आई जी। उसमें संपूर्ण जनता दल और जनसंघ की भी सरकार आई, उसमें वीपी सिंह की भी गवर्नमेंट आई, और हम थोड़े टाइम में जो थे कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार जो आई वो देवी गौड़ा जी की और आई गुजराल जी की भी सरकार आई। उसके बाद में 13 दिन 13 महीना और पूरे टाइम के लिए एनडीए की वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी आई। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोगों की बातों के ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट जो 2002 बनाया ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी उसका क्या हाल है?
सीमेंट की कार्टलाइजेशन के लिए जो CCI ने 6,300 करोड़ रुपए की पेनल्टी 2012 में 11 सीमेंट कंपनियों पर रखी थी, आज तक उसका वसूलात नहीं हुई है। वो उसको एक बार सेटिस्फाइड करा देते हैं, फिर से हियरिंग के टाइम में उसको फिर से दंड लाते हैं, उसको अपीलेट भी मंजूर करती है, फिर नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल जो अपीलेट जो है वो भी मंजूर करती है, तब वो जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर से स्टे 2018 में लेके आते हैं। वो स्टे वैकेट करने की किसी को फुर्सत नहीं है। 6,300 करोड़ रुपया की लागत की 2012 से अभी तक की उसकी वसूलात हुई है, तो कितना पैसा होता है इसका हिसाब अगर गिना जाए। और सीमेंट कंपनी जो ऑर्गेनाइज है उनके लड़ने का जो तरीका जो है, अगर सीमेंट CCI एक्ट के अंदर जो उसकी अपीलेट की जो जोगवाई हुई है उसके अंदर कायदे के अंदर आपने नेशनल कॉरपोरेट जो ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के अंदर भी आप जाके आए जी, फिर भी वो पैसा नहीं भरने की जो है वसूलात करने की इनकी जो कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसी बात मैं समझता हूँ कि ये जो स्थापित हितों जो है वो हमारे पर हावी है और उनको ही समझना चाहिए। मैं गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट है ना, उसको पहले ब्लेम करते पहले हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो फर्ज हो जाती है। हमारे जो है समर्पित टू द सर्विसेज, देश के लिए समर्पित होने वाले IAS है, IPS है, IRS है, फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो उनकी क्या फ़र्ज है। और हमारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर तो रेवेन्यू की बड़े कैडर है कि जैसे आप ED के नाम से आप कहीं भी जाके अड़ जाते हैं, आप कोई भी चीज़ के अंदर पैसा गैर रीति हो इसके लिए जागृति दिखाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं जागृति दिखाते हैं कि सीमेंट कंपनियों ने जो गैर लायक तरीके कार्टलाइजेशन होके वो जो सीमेंट की गोनी का भाव 120 रुपया 2002 में था, 2006 में जब 250 रुपया हुआ उस टाइम में सुओ मोटो एप्लीकेशन को 2010 में 350 रुपया बैग का हुआ, जब भी आपने उसको के साथ में लिया। और वो 11 कंपनियों ने जो कार्टलाइजेशन किया था वो फलित हुआ, तब उन्होंने 6,300 करोड़ रुपये का जो पेनल्टी जो लगाया उसको अब वसूल नहीं करने की कोई किसी को चिंता ही नहीं है। ये सब बातें जो है ना वो आम जनता के लिए समझ में आनी चाहिए, ऐसा मेरा नम्र कहना है। और इसी तरह से अगर आम आदमी जो है उससे पैसा पहुंचना ज़रूरी है, उसके पास पैसा पहुंचेगा तो खरीदारी बढ़ेगी, उत्पादन जो है उसकी बिक्री होगी, खरीदार जो है वो हमेशा हावी बनना चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए। अभी किसानों की जो फसल मार्केट में आई कोरोना के टाइम में वो खरीदार कोई नहीं था, अभी ये बारिश की वजह से टाइम से नहीं आई, टाइम से आई तो उसके दाम जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो चीज़ों ठीक है, बाकी के दाम कम हो गए हैं। जैसे हमारे यहाँ कैस्टर जो सीड्स जो है जी, उसके टाइम गए टाइम में थे उससे भाव कम है, इस बार 25% 30% कम है। आप डबल भाव देने की बात कर रहे हो। कैस्टर ऐसी प्रोडक्ट है वर्ल्ड के अंदर सिर्फ गुजरात के अंदर ही होता है, कैस्टर इंडिया के अंदर ही होता है, उसमें 80-90% गुजरात के अंदर खेती होती है। उसके जब आपको दाम नहीं मिले विश्व भर के अंदर, कैस्टर ऑयल की ज़रूरत जो है वो हमारा देश पूर्ण करता है। तब ऐसी आइटमों के अंदर किसानों की ये दिक्कत जो है उसका कोई निष्कर्ष भी तो होना चाहिए, ये मैं कोई निदान होना चाहिए, उसकी कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई निदान नहीं, उनको सही भाव मिले, ये इसका अमलीकरण कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद खरीदारी में आए ना, गवर्नमेंट खुद खरीद सकती है, जैसे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो आइटम है उसके अंदर उसको ले लो। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं पूर्व वित्त मंत्री श्री बाबूभाई मेघजी शाह, जो कच्छ के इलाके से आते हैं और कच्छ का इलाका किसी ज़माने में पानी के लिए परेशान था,
लेकिन इनके प्रयासों से उस एरिया में पानी भी आया, खेती भी शुरू हुई, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आए। और जैसा कि आपने इनके पूरे अभिभाषण में सुना कि ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है आज तो उसको नीति आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन बहुत पहले से इस बात की तैयारी करता था कि किस राज्य में किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको वो सुविधा दी जाए। आज ब्यूरोक्रेट्स और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो उन्हें ये याद रखने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर देश का भार है, उनके हाथों में देश का भविष्य है जो उन्हें सुरक्षित रखना है। तो उन्हें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, समय से पहले ऐसी बातें करना चाहिए जो कि समय पर सही एक्शन लिया जा सके और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा उनके पास पैसा रहे खरीदारी के लिए, जो किसान हैं उनको एक समर्थन मूल्य मिले ताकि वो एक लेवल से नीचे ना जाएं। और जो प्रोडक्ट्स अब 90% अगर हो रहा है गुजरात में, तो ऑब्वियसली उसको लेना चाहिए, ऐसे वहाँ के लोगों की मांग है और बाबू भाई उनकी आवाज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।